दोस्तों मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट 2021 की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी तैयारी को और पुख्ता यानी मजबूत करने के लिए मैं एक बार आपके सामने एक सेशन लेकर आया हूं, बहुत अच्छा सा एक ऐसी सीरीज जो आप लोगों का सीटेट में बेड़ा पार कराने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की। किसकी दोस्तों? कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की, जिसमें 2011 से 2021 तक का निचोड़ मैं आपको दूंगा, यानी हिंदी पेडागोजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस हम सेशन को। दोस्तों अगर मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, तो मेरा नाम अतुल कुमार मसौतिया है। यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि मेरे नाम से आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी इस चैनल पर या अदर चैनल पर भी। मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, बीएड किया हूँ। सीटेट मेरा फर्स्ट और सेकंड यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों मेरा क्लियर है। यूपी टेट मेरा क्लियर है और यूट्यूब पे 3 वर्ष हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए और लगभग 8 वर्ष का अनुभव मेरा ऑफलाइन का रहा है। तो जितना भी मैंने अब तक सीखा है, कैसे मैंने एक ही अटैम्प्ट में यूपी टेट सी टेट दोनों को क्वालिफाई किया, वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ना प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर को सोल्व करते समय वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सब्र के बांध को ना तोड़ते हुए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 91, जो कि 2011 पेपर 1 से लिया गया है। 2011 पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा था, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, आप कैसे करते हो, दोनों में अंतर समझिएगा। ध्यान से समझे, जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगी। पहले ऑप्शन को देखें, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। देखिए, अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट करना है, किसी का इलाज करना है, क्या करना है, किसी का इलाज करना है, तो क्या आप केवल भाषा के नियमों के ज्ञान के माध्यम से आप उसका इलाज कर लोगे? दूसरा, समय व अवधि पर, समय और अवधि को ध्यान में रखते हुए क्या आप उसका उपचार करोगे, या सबसे पहले उनकी समस्या के कारण को जानोगे? देखो, अगर आप लोगों को बुखार होता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले आपका थर्मामीटर लगाकर ये पता करता है कि वास्तव में बुखार है या नहीं है तो क्यों है, मतलब पहले समस्या को जानता है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले समस्या को जानता है, उसके बाद कारण को जानता है और उसके बाद इनकी सही से क्या करता है, पहचान करता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, मतलब पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो भाषा के शिक्षण में, जो लैंग्वेज स्टडी होती है उसमें किस प्रकार का रोल अदा करती हैं। अब देखिए, चलते हैं हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। वे एक संसाधन है, वे एकमात्र संसाधन है, साध्य हैं, साधन है या अनावश्यक है। अब देखो, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन, मतलब जो बेकार ऑप्शन उनको तो आप ऐसे ही बाहर निकाल दो। बेकार ऑप्शन कौन से हैं? बेकार ऑप्शन आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें किताबें कभी भी पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो भाषा शिक्षण में कभी भी अनावश्यक नहीं होती, तो ये तो ऑप्शन बाहर हो गया। दूसरा, जहाँ कहीं भी कह दे कि यही एकमात्र साधन है, ये भी बाहर हो गया। तो 2 ऑप्शन आपके युद्ध के मैदान से बाहर हो चुके। साध्य नहीं होती हैं, किताबें साधन होती हैं ज्ञान को अर्जन करने का, तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखो, मतलब क्लास में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और वो हिंदी तर भाषी बच्चे जो हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि मतलब उनका कारण पूछा है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते,
कई बार बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मन लगाकर हिंदी सीखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं सीख पाते, तो ये तो आंसर आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। देखिए, बच्चों में अरुचि का होना ये बच्चों की नकारात्मकता को दर्शाता है, और ऐसा एनसीएफ 2005 विरोध करता है कि बच्चों को नेगेटिव वे में नहीं समझना है। तो ये तो बच्चों की कमी बता दी, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम। हिंदी बड़ी प्यारी भाषा है, तो कठिन तो बिल्कुल मान के नहीं चलेंगे, आंसर गलत। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना होती है। देखो, अब इसमें एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर इसमें क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये दोनों ही बातें इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें जो एक्चुअल राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन संख्या डी। और ये ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर क्यों है, कारण सुनो। प्राय जो हिंदी है और उनकी जो मातृभाषा है, मान ले को तमिल भाषा में सीखा है बच्चा, अब उसको हिंदी सीखनी है, तो उसको जो पहले जो नियम कानून वो पढ़ चुका, जो जुबान को ट्विस्ट कर चुका, वो तमिल भाषा के अकॉर्डिंग अब उसको हिंदी के अनुसार अपनी भाषा को ढालना है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 94 का आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चों कक्षा में एकाग्र होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या बच्चों को कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। मतलब जब आप कहानी सुनाते हैं, जैसे आपने अपनी दादी माँ से कहानी सुनी होगी, ऐसे टीचर्स भी बच्चे की क्लास को रुचिकर बनाने के लिए, मतलब क्लास को इंटरेस्टेड बनाने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को कहानी सुनाते हैं। तो बच्चे उससे क्या होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, मतलब क्या होता है, जब आप बच्चों को कहानी सुनाते हो तो बच्चों, अच्छा वो परी ऐसी थी, वो राजा ऐसा था, मतलब बच्चे सोचने लग जाते हैं। देखिए, बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये तो बात निश्चित है, लेकिन प्रसन्न होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बच्चों को बनाना है क्रिएटिव। बच्चे तो गाना सुनकर भी प्रसन्न हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे अपने पापा को स्कूल में आता देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, तो प्रसन्न होना इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब आप कहानी सुनाओगे बच्चे सारे एकाग्र होकर शांत बैठ जाएंगे, हो सकता है वो शोर शराबा करने लगे। नंबर 3, बच्चे अनुशासित रहते हैं। ना ही तो बच्चे अनुशासित रहते हैं और ना ही बच्चों को अनुशासित रखना है, मतलब उनको खुला माहौल देना है, तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हमें क्या करना है, बच्चों की कल्पना शक्ति को डेवलप करना है, उसको बढ़ाना है। सो द डी आंसर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? मतलब जो बच्चे की जो लेखन कौशल है, मतलब राइटिंग स्किल को बेहतर, उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? विधि यहाँ पर सारी दी हुई हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करें। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुंदर लेख का अभ्यास। अब दोस्तों एक बात बताओ, आप, मैं पहली बात कह रहा हूँ, यहाँ से डी की तरफ चलते हैं। सुंदर लेख का अभ्यास, एक बच्चा बहुत सुंदर लिखता है, राइटिंग बड़ी अच्छी है, क्या उसका लेखन कौशल अच्छा है? लेखन कौशल से मतलब ये नहीं कि वो केवल लिखता अच्छा है, उसके लिखने के शब्दों में कितनी जान है, ये देखा जाता है। तो केवल सुंदर लेख महत्वपूर्ण नहीं होता। दूसरा, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, जो केवल पाठ में दिए उन्हीं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये बच्चों को एक बाउंड्री के अंदर बांध देता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। श्रुति लेख, आपने बचपन में सुना होगा कि इमला, तो इमला को लिखना इतना उचित नहीं होता। हाँ, बच्चों ने जो अब तक सीखा, अपने अनुभवों को अगर वो लिखना जान गए तो वो भाषा का सही प्रयोग करेंगे। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, किस कौशल में महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा गया है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या मधुर वाणी। अब एक चीज़ बताओ,
आप लोग बहुत मधुर वाणी है आपकी बहुत मधुर वाणी है, लेकिन ये मधुर वाणी आप मान ले एक मौत में गए, आप एक मौत में गए और उस मौत में मौत का गमगीन माहौल होता है, लेकिन आपने वहाँ जाकर भजन कीर्तन चालू कर दिए, तो आपने माहौल को नहीं समझा, तो आंसर गलत हो जाएगा। केवल मधुर वाणी नहीं हो सकती। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अलंकारिक भाषा को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, जिससे सामने वाला भ्रमित हो सकता है। तो ये भी कहते हैं ना, तीते पैर पसारिए जीती चादर सोर, ठीक है, जाके ना खुली बेवाई वाह क्या जाने पीर पराई। तो ऐसे ये कुछ ये तो कहावतें होती हैं। जो अलंकारिक मतलब जो सुशोभित भाषाएं होती हैं, जैसे एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। या अपना अनुप्रास अलंकार है, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए वापाए बोराई जंग जगह खाए बोराई, ये आपका अलग अलंकार है, यमक अलंकार है ये। या आपने बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन वो उतना सामान्य लाइफ में नहीं होता। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण अच्छा होता है, लेकिन बोलने के कौशल में बेहतर होगा वो उतना नहीं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है वो ऑप्शन संख्या ए होगा। उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से समझो कि पहला ऑप्शन करेक्ट क्यों है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मतलब परिस्थिति, सिचुएशनल स्पीकिंग होनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति में क्या बात कही जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, मतलब यू आर टीचिंग इन स्कूल और आपके सामने बड़ी सारी समस्या आने वाली हैं, तो आप बताएं एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधन के प्रभाव से मुक्त करना, या भाषा संसाधनों का अभाव, या बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अभी एक क्वेश्चन आया था, पीछे आपने पढ़ा होगा कि भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एक साधन है, वो भी आपने पढ़ा, ठीक है। और उससे अलग मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि जो कठिनाई क्या होती, कठिनाई कौन कौन सी होती है। कठिनाई मतलब एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में संसाधन भी हो सकती हैं, वो डिस्टर्ब भी करती हैं, ठीक है। तो जो बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना, मतलब हर एक बच्चा जो है, मतलब हर एक समाज से आता है, हिंदी भाषी भी है, उर्दू भाषी भी है, तमिल भाषी भी है, गुजराती भी है, उन सभी को एक ही कक्षा में समायोजित करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है एक टीचर के लिए, ठीक है। चलिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए और क्वेश्चन में पूछा समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का प्रतिकूल है। सिद्धांतों के प्रतिकूल मतलब सिद्धांतों के उल्टा, सिद्धांतों के उल्टा मतलब उसके विपरीत बताना है। अब देखिएगा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हैं और भाषा के प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये तो बात सही है, और जो सही है वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित हो जाती है, बिल्कुल सही। लैंग्वेज एक्विजिशन इस पर कहता है, भाषा अधिगम और भाषा का अर्जन, ठीक है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। प्रिंट समृद्ध माहौल, देखो आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में दीवारों पर ऐसे अनार आज से आम, बड़ी से इमली, छोटी इसे मिली, बड़ी से ईंख, ऐसा कुछ लिखवा जाता है। फ़ोटो बनाए जाते हैं, महात्मा गांधी की फ़ोटो, अंबेडकर जी के फ़ोटो, ठीक है, आम का फ़ोटो, कबूतर का फ़ोटो, ये प्रिंटेड माहौल जो दिया जाता है बच्चा उससे सीखता है। ये भी बात सही है, ये तो प्रतिकूल है नहीं। तो आपका डी ऑप्शन बचता है, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा का विकास शीघ्रता से होगा, शीघ्रता से नहीं होगा, सही तरीके से होगा। ग्रामर सीखना जल्दी तो नहीं हो सकती, लेकिन सही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, या बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। अगर आप लोगों ने मेरी टैगवर्ड वाली वीडियो देखी तो 1 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे ऑप्शन पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने से पहले नहीं, ऑप्शन पढ़ने के बाद इसका आंसर होगा डी आंसर। क्यों?
बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर देना, क्या देना भैया, अवसर प्रोवाइड कराना। यानी आप लोग जानते हैं जो ये अवसर वाला जो शब्द है ये वाला, ये ना पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहाँ जाए एकदम से राइट आंसर होता है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। देखो पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति नहीं समझते बच्चे। बच्चों को व्याकरण सिखाना, ये भाषा का पूर्णतः विकास नहीं होता। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, शुद्ध भाषा का प्रयोग बच्चे प्राथमिक स्तर पर नहीं करते, तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अच्छा, इस शब्द को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। ये जो नहीं शब्द है ना, नहीं, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। अगर इसको इग्नोर कर दिया तो समझो आपका काम खराब। नहीं मतलब आपको नकारात्मक चीज़ ढूंढनी है। नकारात्मक चीज़ आपने देखी, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कंठस्थ करना। कंठस्थ करना, मैंने आपको टैग वर्ड में बताया था कि कंठस्थ करना जहाँ भी आ जाए नकारात्मक पूछने में, तो आप लोग कह देना गुरुजी यही आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। ये कौन सी किताब में लिखा है? गृह कार्य इसलिए दिया जाता है कि माता पिता व्यस्त रहें। ये तो आंसर गलत होगा। बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, जो मैं बता रहा हूँ आपको गौर से देखिए। अरे कहाँ चला गया, देखो अब इसमें गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखना, तो ये तो आंसर आपका क्या हो जाता है, गलत। बच्चों की क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि ज़्यादा दे दिया वो प्रेशर बन जाएगा, कम दिया तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अगर यहाँ पर अभ्यास मात्र ना कहा होता तो मैं इसको सही मान लेता, लेकिन अब ये गलत होगा। क्यों? केवल गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र नहीं होता, बल्कि जीवन को जोड़ने वाला प्रैक्टिकल होता है, यानी व्यवहार होता है। ठीक है, तो आपका ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे देखें, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर उनको प्रैक्टिस स्कूल में करा दी जाए तो घर के लिए आवश्यक भी नहीं है, तो ये आंसर गलत है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है सुनना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, या सुनना या पढ़ना। अब देखो अभिव्यक्त्यात्मक का मतलब होता है जो प्रोडक्टिव होती हैं। कौन सी चीज़ें जो कैसी होती हैं, प्रोडक्टिव। और प्रोडक्टिव जो चीज़ें मतलब उत्पादित होती हैं। देखो आप सुनने में कोई प्रोडक्ट नहीं करते, मतलब चीज़ों को बनाते नहीं हो, आंसर गलत। यहाँ भी सुनना, आंसर गलत। पढ़ना लिखना दोनों में चीज़ें ग्रहण करते हो, बाहर नहीं निकालते। लेकिन जो बी ऑप्शन है, जो आपका बी वाला ऑप्शन है, इसमें बोलना, इसमें कोई ना कोई बात का हम निर्माण कर रहे हैं। लिखना, कोई एक नई चीज़ बना रहे हैं, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबको काटें और एक सही वाले आंसर पर हम कर दें, यानी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे अगर मेरे स्टूडेंट हो। असत्य है, नहीं है, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 103 है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, और जो सही है वो आंसर, एक मिनट मैं तो ये देखो, ये तो असत्य तो वाला तो यहाँ हो गया। अब ध्यान से समझना, ये आंसर गलत है पहला। क्यों? क्योंकि बात सही है, जो सही है वो नहीं करनी। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल बात सही है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता। विरोधाभास और ऊपर से सहायक, ये तो आंसर, ये बात गलत है,
और जो बात गलत है यही आंसर सही है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। देखो इसमें आप लोग को समझने में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप कई सारी चीज़ें कौन सी आ सकती हैं, ध्यान से समझना, अगर आप लोग तरीके से समझोगे तो। इसमें एक मिनट, कक्षा एक से अधिक कक्षाओं का ज्ञान, ये रुक जाओ अभी क्वेश्चन, हाँ यहाँ थे हम, अरे रुक जाओ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बढ़ गया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। विद्यालय में केवल पढ़ना, तो जो केवल शब्द है, केवल शब्द आंसर गलत। बच्चे केवल सुनना, आंसर गलत। ठीक है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषा नियमों का ज्ञान जरूरी है। आप लोगों को देखते लग गया होगा कि इसमें आंसर जो है वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये तीनों जो है नकारात्मक है और यही क्या है वो पॉजिटिव है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? मतलब आप लोगों की जो स्कूल की जो किताब होती हैं बच्चों की, उनमें जो पिक्चर दी होती हैं, उन पिक्चर का उद्देश्य क्या होता है, आपसे ये पूछा है। व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट्स रीजन, रीजन आपको बताना है कि रीजन क्या है। देखो, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती हैं, हो सकता है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ओके। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बताओ इसमें कौन सा होगा राइट आंसर। अब देखो गौर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब बच्चों को एक चित्र दिखाया जाता है और उसके बारे में पूछा जाता है तो बच्चा उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को, जो उसके पीछे की कहानियाँ हैं वो भी पता कर लेता है। इसका मतलब बच्चा जो क्या कर रहा है, बच्चा चित्र के अंदर जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनके बारे में भी सोच लेता है कि इसमें कोई राजा ने अपने बेटे को डांटा है इसलिए वो रूठ कर दूर बैठा है। मतलब आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं 2012 पेपर नंबर 1। पेपर 1 2012 में जो हिंदी पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पे जो पूछा था, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना है, गौर से देखो। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ये एक संसाधन का काम करता है। किसका काम करता है? एक संसाधन का काम करता है। और जब ये एक संसाधन का काम करता है तो इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, और संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता कौन है? प्याजे साहब। ठीक, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ये तो फिर संसाधन नहीं, फिर ये बाधा हो जाएगा, गलत। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है तो ये बाधा काम करेगा, जबकि बाधा नहीं है, एक समाधान है। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है तो ये बाधक नहीं है भैया, ये एक सहायक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। देखो, अगर क्लास में बच्चों को अलग बैठाया जाता है तो इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा का आप कर रहे हो उल्लंघन। क्या कर रहे हो? समावेशी शिक्षा का उल्लंघन। तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। शामिल ना करना मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का विरोध। कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, मतलब उनको कम आंका जा रहा है, ये भी आंसर गलत। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है तो सुनने वाली बातों पर अधिक ध्यान देंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है ना, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, मतलब किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। विदेशी साहित्य की रचनाएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियों एवं कविताओं पर। ये तो आंसर हो जाता है आपका गलत, क्योंकि इसमें आ गया केवल। क्या आ गया? केवल। आंसर गलत।
विदेशी साहित्य हमारी भाषा विकास के लिए नहीं बात हो रही, क्योंकि हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। ऐसी संरचनाएं जो बच्चों के परिवेश से हों और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ये बात सबसे ज़्यादा अच्छी है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की और। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है? मतलब बच्चे की जो भाषा है उसका आकलन करना है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। अच्छा, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा के परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लीजिए। मतलब आप लोगों को इन 4 ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो भाषा क्षमता के आकलन का सबसे अच्छा उचित तरीका हो, वो आपको इनमें से बताना है। तो बताना ये है कि बच्चा अगर इन सभी को अच्छे से प्रयोग में कर लेगा, क्या कर लेगा, अच्छे से प्रयोग कर लेगा, तो वो समझ लेंगे उसमें भाषा का अच्छा ज्ञान है। तो बढ़ते हैं आगे की और। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी है। अच्छा, यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें हैं। देखो, सबसे कम प्रभावी है, कम प्रभावी को सबसे कम प्रभावी तरीका, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। व्याकरण आधारित संरचनाभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी। कौन सा होगा इसमें 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर? देखो, सबसे कम प्रभावी जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति में, जब मौखिक की बात आती है तो फिर उसमें व्याकरण का ध्यान कम रखा जाता है। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो भैया नहीं है पूछा है, तो इस नहीं वाले शब्द को आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेंगे और इसी के आधार पर आगे ढूंढेंगे। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने में योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। अब दोस्तों इसमें आप लोगों ने एक चीज़ समझ लिया कि सर इसमें आ गया कंठस्थ करना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये बात गलत है और ये आंसर सही है क्योंकि नहीं पूछा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। देखो, अगर किसी बच्चे को आप लोगों को भाषा सिखानी है ना, तो सबसे पहले उसको भाषा का वातावरण देना होगा, भाषा का वातावरण देना होगा। यानी आप लोगों को डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा वातावरण में हिंदी सीख लेता है बच्चा, इंग्लिश में ऑटोमेटिकली इंग्लिश सीख लेता है, तमिल में तमिल सीख लेता है, गुजराती में गुजराती सीख लेता है। मतलब तो समृद्ध भाषिक वातावरण बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता पर, काव्य सौंदर्य पर, निबंध लिखत की योग्यता पर या काव्य कर्णिक नियम पर? 4 ऑप्शन है। शब्द काफ़ी कठिन से हैं, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप लोगों को शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक ही आएगा। तो इसमें जो सबसे बढ़िया जो आंसर है, सबसे बेहतर आंसर है, वो है आपका भाषा सीखने में, भाषा सीखने की क्षमता, कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता कितनी है, ये भाषा के मूल्यांकन में आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको फिर उसी हिसाब से आकलन करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए, हम आ चुके हैं दोस्तों एक नए क्वेश्चन पर, जो कि है 99। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? इस बार कम पूछा है और इससे पहले सर्वाधिक पूछा था। सबसे कम महत्व देंगे विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पर, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण पर, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समांतर व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये पूछा है कि कौन सबसे कम महत्व किस पर दोगे? महत्व तो सभी को दे सकता है, लेकिन सबसे कम महत्व किसको देना है? इसमें आपका जो है वो जो ऑप्शन सबसे जो सटीक है वो आपका डी वाला होगा। क्योंकि ये क्यों है सही, यही आंसर क्यों है, इसका कारण सुन लो। बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य है, केवल 2 से मतलब थोड़ी ना, हम तो 2 या 4, 6, 10, 12 कितनी सिखा सकते हैं? तो आपका ये आंसर अल्पपूर्ण होता है, इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा के विभिन्न
छटाएं। अगर इसमें सबसे ज़्यादा मैं पॉजिटिव आंसर देखूं, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आंसर देखूं, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण ये है कि पाठों की संख्या कितनी होगी, इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यानी आपका ये वाला आंसर गलत हो, ये बात गलत है और ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, गलत। कई भाषा का होना तो संसाधन है। भाषा सीखने में बाध्य उत्पन्न करती है, बाधा नहीं है, साधन है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा सीखने में एक बहुत बड़ी बात है, ये आंसर गलत है, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए, भाषा विद्यालय में ही सीखी जा सकती है, आंसर गलत। क्यों गलत है, इसका कारण सुन लो ना। विद्यालय में ही आ गया, क्या आ गया, ही आ गया, गलत आंसर। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये तो बात बिल्कुल सही है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही, सदैव नहीं आना चाहिए। नियमों की जानकारी से ही आ गया, आंसर गलत। इसमें भी का ही आ गया, आंसर गलत। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन संख्या बी आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपने भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते और भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में जो सबसे बेहतर बात है, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की बात नहीं है, केवल कंटेंट वाला क्वेश्चन है। और कंटेंट ये कहता है कि जब बच्चा आता है क्लास के अंदर तो उसको टीचर को मानना चाहिए कि वो क्या है, वो देखो उसको कई तरीके से आप मान सकते हो, उसको कई तरीके से आप मान सकते हो, लेकिन हमें मानना है कि बच्चा जो है वो अपनी भाषा के नियमित व्यवस्था के व्यवहारिक कुशलता के साथ आता है। मतलब उसको कोरी सलेट की तरह नहीं मानना है, उसको मानना है कि वही सब कुछ संसाधन है। यानी आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बहुत सारी किताबों में कोरी स्लेट दिया है, जो कि आंसर गलत है। आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, आप लोग जानते हैं भाषा अर्जन जो आपको बिना कुछ सीखे ही आ जाती है, और भाषा अधिगम जिसको हम सीखते हैं। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ठीक है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अधिगम में ये तो लिया जा सकता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक विविधतापूर्ण भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर है। और फटाफट देखो, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा ना, तो यार इसको एक बार शेयर भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि हाँ भाई, मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, पूछा है कौन सा सही, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखो, भाषा अधिगम में इसमें दिया है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो ये बात गलत है। पूछो क्यों। भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है, जबकि भाषा अर्जन में अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। आगे बढ़ते हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मतलब वो वाक्य प्रयोग करना जान गई। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अब देखो, चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में आप लोगों की जो ग्रामर आपने पढ़ी है उसका भी आप लोग प्रयोग करेंगे, और आपका पेडागोजी का तो प्रयोग मैं आपको करा ही रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँ जो राइट आंसर है कि अगर वो कह रही है मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, तो लगती है भी कह सकती थी। वो लगता है क्यों कहा, क्योंकि उसे लिंग का भी ज्ञान है, ठीक है। ता है, उसे वचन का भी ज्ञान है, ठीक है, उसे क्रिया का भी ज्ञान है। मतलब वो कहा जाए आप साधारण तरीके से कि उसे डी ऑप्शन में जो दिए हैं वो सभी का ज्ञान है, यानी आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताएं। देखो, मैंने आपको जो कराए आज आपको 2011 और 2012 में जो हिंदी पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को मैंने कराया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अच्छा लगा हो तो अगर आप लोग एक काम करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को
देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम और बेहतर प्रयास कर सकते हैं आप लोगों के नैया पार लगाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी सगी संबंधियों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो यही मेरी आपसे लास्ट विनती गुजारिश। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।